दक्ष का अर्थ होता है परफेक्ट। जब आदमी किसी काम में परफेक्ट हो जाता है, पूरी तरह से प्रवीण हो जाता है, तो कहते हैं इसने इस काम में दक्षता हासिल कर ली। दक्ष का मतलब है परफेक्ट। और जो आदमी अपनी जिंदगी में परफेक्ट है, अपनी जिंदगी में दक्ष है, वही प्रजा का पालन कर सकता है, वही प्रजापति हो सकता है। इसके पीछे यही एक दर्शन है। आप सब लोग मेहनत कश लोग हैं, और मैं कहता हूं इतने मेहनत कश हैं जिनका कोई मुकाबला दुनिया के अंदर है ही नहीं। जेठ की भरी दोपहरी के अंदर सुलगते हुए बजाय मिल सकती है तो वो कुम्हार मिल सकता है, और किसी की कोई हिम्मत नहीं। बहुत बचपन से, छोटे समय से, समझो केवल मात्र 24-25 साल का था जब आप लोगों के साथ मेरा परिचय हुआ। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, पिछड़ों के बहुत बड़े नेता थे, 1975 के अंदर महम के अंदर आए थे। पहली बार वहीं से मुझे पता चला कि देश के अंदर अनुसूचित वर्ग के लोगों की ये समस्याएं हैं, पिछड़े वर्गों की ये समस्याएं हैं, गरीब आदमी के सामने क्या क्या जीवन में कठिनाइयां आती हैं, उन सब से रूबरू होने का मौका मिला। 1975 से ही मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ता रहा हूं। लंबी जद्दोजहद के बाद, लंबे समय के संघर्ष के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुझे भारत के उच्च सदन में आप सब लोगों की आवाज उठाने का मौका दिया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि संसार का पहला विश्वकर्मा अगर कोई था तो दक्ष प्रजापति था, और वो कुम्हार कम्युनिटी थी। क्यों? वृक्ष तो पहले मिट्टी आई, उसके बाद में पैदा हुआ, खनिज भी बाद में निकले। पहले तो जमीन बनी, और जिसने मिट्टी से कला को पैदा किया वो संसार का पहला विश्वकर्मा है। अभी बात हो रही थी, 83 साल की उम्र में रामदिया जी काफी जोश से बोल रहे थे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय केंद्र में जो सरकार है, हरियाणा में जो सरकार है, वो आपकी चिंता करने वाली सरकार है। लंबे समय तक देश में ऐसी व्यवस्थाएं चलती रही कि देश के कारीगर और कमेरे का सारा काम इंडस्ट्रीज ने ले लिया, उद्योगों ने ले लिया। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, और इतिहास ये कहता है, औरंगजेब जिस समय देश का बादशाह था, उस समय हिंदुस्तान की विश्व व्यापार में 33% भागीदारी थी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की वास्तुकला, दक्षिण भारत का मसाला और बंगाल के इलाके का कपड़ा वो निर्यात होता था। उत्तरी भारत की वास्तुकलाएं, चाहे उसको कुम्हार बनाता हो, चाहे खाती बनाता हो, चाहे लोहार बनाता हो, चाहे सुनार बनाता हो, चाहे ठठेरा बनाता हो, वो सारी की सारी वास्तुकलाएं, चाहे वो मिट्टी के रूप में थी, चाहे वो लोहे के रूप में थी, चाहे लकड़ी के रूप में थी, चाहे पत्थर के रूप में थी, या कोई सोना चांदी या अन्य रूप में थी, चाहे पीतल के रूप में थी या तांबे के रूप में थी, वो जितने भी दक्ष लोग थे, जितने भी कलाओं के परफेक्ट लोग थे, वो अपनी कलाओं का दुनिया के अंदर निर्यात करते थे, और उसी से भारत की जीडीपी चलती थी। भारत की आर्थिक उन्नति का मुख्य आधार इस देश का शिल्पकार था, इसीलिए देश सोने की चिड़िया थी। मैंने जब उम्र संभाली तो मैंने देखा है कि उस समय देश की आबादी केवल मात्र 50 करोड़ थी। मेरे सामने ही देश में 100 करोड़ लोग बढ़े। 50 करोड़ लोगों के लिए खाने का अनाज नहीं था। आप लोगों के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जिसने
ऑस्ट्रेलियन गेहूं का आटा खाया होगा जो रबड़ की तरह बढ़ता था। अमेरिका के गेहूं का भी आटा खाया होगा जो तवे के ऊपर रखते ही एक तरफ से रोटी काली हो जाती थी। देश के अंदर पेट भरने के लिए अनाज नहीं था। किसान की हालत बहुत कमजोर थी। आज देश में उन्नत खेती है, बीजों का भी आविष्कार हो गया, खादों का भी आविष्कार हो गया, ट्यूबवेल भी लग गए, एग्रीकल्चर के नए नए औजार भी आ गए, उन्नत खेती आ गई। जिस एकड़ में 25 मन अनाज होता था उसमें 75 मन अनाज होने लग गया। आज 150 करोड़ के लगभग आबादी हमारे देश की, फिर भी हमारे पास सरप्लस अनाज है। हमारे देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त राशन दे रहे हैं। इसका मतलब खाद्यान्न की कोई कमी नहीं, लेकिन किसान आज भी कहता है कि खेती घाटे का सौदा है। आज भी वो विभिन्न रूपों में आंदोलन करता है। कभी एमएसपी की मांग करता है, कभी बिजली माफी की मांग करता है, कभी खाद की सब्सिडी की मांग करता है। उसका अर्थ यही निकलता है कि खेती घाटे का सौदा है। इसका मतलब ये भी निकलता है कि खेती के कारण देश साहूकार नहीं। अगर देश सोने की चिड़िया बना, इस देश में जितने भी लुटेरे आए, चाहे वो हूण आए, चाहे कुषाण आए, चाहे गजनी आए, चाहे गोरी आए, चाहे अब्दाली आए, चाहे तैमूर आए, इस देश में आए और करोड़ों को अरबों का सोना चांदी लूट के ऊँटों के ऊपर लाद लाद के अरबियन कंट्रीज में अफगानिस्तान की सीमा से बाहर चले गए। लेकिन फिर भी देश के अंदर आज भी सोने की कमी नहीं। तिरुपति बालाजी के मंदिर का जितना बजट है, आज यूरोपियन कंट्रीज के किसी एक देश का बजट नहीं। इतना सोना चांदी आज भी इस देश में विराजमान है। इसका मतलब ये देश शिल्पकार की बदौलत हमेशा सोने की चिड़िया बना रहा, क्योंकि आप लोगों की बनाई हुई चीजें पूरे विश्व के अंदर निर्यात होती थी। आज राखी गढ़ी के पास जब खुदाई करती है सरकार और उस खुदाई के अंदर जो बर्तन मिलते हैं, उस खुदाई के अंदर घरेलू उपयोग की जो अन्य वस्तुएं मिलती हैं, वो लाखों साल पुरानी है। वो हमारी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की सभ्यता। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी राखी गढ़ी जाके देखिए, नारनौल हल्के के अंदर है, वो सारी की सारी चीजें मिट्टी की बनी हुई हैं। इसका मतलब इस प्रजापति समाज ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है, वो प्राचीन काल से देता आ रहा है। लेकिन इस देश में एक विडंबना रही। अंग्रेज आए, बहादुर शाह जफर के पतन के बाद इस देश में अंग्रेज स्थापित हो गए। बाबर के बाद मुसलमानों ने देश को अपना देश मान लिया और यहीं पर वो स्थापित हो गए। देश की संपत्ति बाहर जानी बंद हो गई। लेकिन अंग्रेजों ने 200 साल तक केवल मात्र संपत्ति नहीं लूटी, संपत्ति के साधनों को भी लूटा। और जिस समय अंग्रेज 1947 में देश को छोड़ के गए, उस समय हिंदुस्तान की विश्व व्यापार में जो औरंगजेब के समय में 33% भागीदारी थी, वो 1947 के अंदर अंग्रेज छोड़ के गए। उस समय विश्व व्यापार में हिंदुस्तान की भागीदारी केवल मात्र 1.4%। वो जो काल था 200 साल का अंग्रेजों का, उन्होंने जितने शिल्पकार जातियां थी उनके हाथ का काम छीन के अंग्रेज के कारखाने को दे दिया। और जो ये